बच्चों, आज हम फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले फैज़ का थोड़ा सा तारुफ कराना है आपको। फैज़ की पैदाइश 1911 में हुई और वफ़ात 1984 में हुई। इनकी पैदाइश सियालकोट के एक गांव में हुई और उसके बाद ये चर्च मिशन स्कूल सियालकोट में इनका एडमिशन हो गया। इन्होंने वहाँ से इब्तदाई तालीम हासिल की, यानी प्राइमरी एजुकेशन जो उन्होंने हासिल की वो वहाँ से की। अंग्रेज़ी में एमए करने के बाद अमृतसर के एक कॉलेज में लेक्चरर मुकर्रर हुए। बाद में उन्होंने फ़ौज में मुलाजमत की, फिर अंग्रेज़ी सहाफ़त में सरगर्म रहे, यानी अंग्रेज़ी अखबार और रिसालों से उनका ताल्लुक़ रहा। सहाफ़ी थे। इन्हें रावलपिंडी साजिश केस में शरीक होने के जुर्म में कई साल तक कैदोबंद की सज़ा भी भुगतनी पड़ी। रावलपिंडी साजिश केस एक कॉन्स्पिरेसी केस था ये, और इसमें ये शामिल होने के जुर्म में इन्हें कई साल की जेल भी हुई और इनका इंतकाल लाहौर में हुआ। फैज़ गज़ल और नज़्म दोनों में मुमताज़ हैं। फैज़ ने गज़लें भी कही हैं और नज़में भी लिखी हैं। तो ये आपने अभी नज़्म तो खैर हम अभी पढ़ेंगे इनकी बोल। इनकी एक गज़ल भी हमारे सिलेबस में है, गुज़ार उर्दू में है इनकी गज़ल, वो हम पढ़ेंगे वो भी। उन्होंने गज़ल की क्लासिकी रिवायत से इस्तिफ़ादा किया और उसे इनकलाबी फ़िक्र से हम आहंग करके एक बिल्कुल नई कैफ़ियत पैदा कर दी। यानी गज़ल जो गज़लें उस ज़माने गज़ल कही जाती थी क्लासिकी गज़लों से, और जो एक रिवायत चली आ रही थी गज़लों की, क्लासिकी गज़लों की, उससे इन्होंने फ़ायदा उठाया और उसको इनकलाबी फ़िक्र से जोड़कर एक नई कैफ़ियत पैदा कर दी शायरी में। फैज़ अहम तरीन तरक्की पसंद शायर थे। अब तरक्की पसंद ये आप जानते हैं, तरक्की पसंद तहरीक में शामिल थे। ये तरक्की पसंद तहरीक क्या थी, ये बहुत मर्तबा आपको बताया जा चुका है कि ये शायरों और अदीबों ने शुरू की थी आज़ादी के ताल्लुक़ से। उन्होंने जिलावतनी की ज़िंदगी भी गुजारी, लेकिन वो हक़ व इंसाफ के लिए बराबर आवाज़ उठाते रहे। जिलावतनी कहते हैं कि मुल्क बदर कर देना, मुल्क से निकाल देना। बहुत एक टाइम पीरियड की इस टाइम तक आप नहीं आ सकते अपने मुल्क वापस, तो जिलावतनी कि मुल्क से निकाल दिया जाना। उसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा और हक़ और इंसाफ के लिए, सच्चाई और इंसाफ के लिए बराबर आवाज़ उठाते रहे। इनकी शायरी में दर्दबंदी, दिलावेज़ी और तासीर है। मुख्तलिफ़ ज़बानों में इनके कलाम के तर्जुमे हो चुके हैं। इनके मजमूए नक्श फ़रियादी, दस्ते सबा, ज़िंदानामा, दस्ते तहे संग, सरे वादी सीना, शाम शहर यारा और मेरे दिल मेरे मुसाफिर वग़ैरह हैं। इनका कुलियात नुस्ख़ा वफ़ा के नाम से शाये हुआ। अब इनकी एक नज़्म है जो आज हम पढ़ेंगे। नज़्म है बोल, और कुछ सालों से इस नज़्म का एक मिसरा बहुत मशहूर हो रहा है। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़ुबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है। शायर कहता है कि तुम्हारे होंठ बोलने के लिए आज़ाद हैं, तुम्हारी ज़ुबान तुम्हारे पास है, किसी ने उस पर कुफ़्ल नहीं लगाए हैं, ताले नहीं लगाए हैं, पाबंदी नहीं लगाई है। तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, जिस्म भी तुम्हारा सही सलामत है, ठीक ठाक है, तुम्हारे पास है, उससे भी रूह परवाज़ नहीं की है। बोल के जां अब तक तेरी है, यानी कि अभी तक तुम ज़िंदा हो। शायर अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने पर ज़ोर दे रहा है कि हमें हक़ और इंसाफ के लिए बोलना चाहिए, डर के नहीं बैठना चाहिए। ये नज़्म शायर ने इसी ताल्लुक़ से लिखी है
कि चाहे तो आप इसको ये देख लें कि जो जालिम है वो अंग्रेज़ हैं, सरमायादार हैं किसानों के लिए। किसान जो है वो बहुत उसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और उसको उसकी मेहनत का मुआवज़ा उस हिसाब से नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। तो कहते हैं कि बोल कि तुम्हारे साथ हक़ तलफ़ी हो रही है, तुम्हारा हक़ मारा जा रहा है, तुम्हारे साथ जुल्म किया जा रहा है, ज़्यादती की जा रही है, तो तुम अभी तक खामोश क्यों बैठे हो? तुम्हारी ज़ुबान तुम्हें बोलने से किसने रोका है? तुम्हारी ज़ुबान तुम्हारे पास है, तुम्हारे होंठ आज़ाद हैं, तुम्हारा जिस्म तुम्हारे पास है, तुम ज़िंदा हो, सही सलामत हो अभी, तो तुम्हें अपने हक़ के लिए बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। जब तक बोलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं हासिल होगा। या हम आजकल भी देखते हैं कि जब तक हम अपने हक़ के लिए बोलते नहीं हैं तब तक हमें कुछ नहीं हासिल होता। ठीक है, हम अगर ये सोचते हैं कि भाई ठीक है हमारे नसीब में होगा तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि हाथ पे हाथ रख के बैठो, ये भी कहा है कि जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत। जब आपके साथ जुल्म हो रहा है तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। आगे देखिए, देख के आहन गर की दुकान में तुंद है शोले, सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। कहते हैं कि अब वो एक मिसाल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम बोलते नहीं हो ना अपने हक़ के लिए, डर रहे हो, खौफज़दा हो कि तुम्हारे साथ ज़्यादती होगी, लेकिन तुम ये देखो कि उस लोहे वाले की दुकान में, आहन गर, लोहे वाले की दुकान, आहन लोहे को कहते हैं, लोहे वाले की दुकान में तुम देखो कि तुंद है शोले, मतलब शोले दहक रहे हैं, आग दहक रही है, बहुत तेज़ लपटें हैं, आग है बहुत, और सुर्ख है हाँ, और उस पर लोहा पड़ा हुआ है, मतलब बहुत तेज़ आग दहक रही है, अंगारे दहक रहे हैं और उसके ऊपर लोहा पड़ा हुआ है। कभी देखा है आपने आते जाते ये जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो जब लोहा उस पर देखते हैं तो वो सुर्ख रंग का हो जाता है, जब लोहा लोहा जब वो आग में लपट आग पे डाला जाता है तो वो सुर्ख हो जाता है, गर्म होने के बाद इतना तेज़ गर्म हो जाता है, बहुत तेज़ गर्म हो जाता है तो वो सुर्ख हो जाता है। तो कह रहे हैं तुंद हैं शोले, सुर्ख है आहन, यानी कि शोले दहक रहे हैं, बिल्कुल बहुत तेज़ आग है, बहुत और लोहा उस पर जो पड़ा हुआ है वो अब सुर्ख हो चुका है। खुलने लगे कुफलों के दहाने, और वो जो लोहा है उसमें या एक बताते हैं कि जंजीर पड़ी हुई, एक तरह से कि जंजीर पड़ी हुई है, अब जंजीर खुलने लगे कुफलों के दहाने की। जैसे देखिए ज़मीन उसके कोई भी चीज़ अगर डाली जाती है, बनाई जाती है, लोहे की हो किसी भी चीज़ की हो, तो उसकी जगह जगह जॉइंट्स होते हैं, उनको जोड़ा जाता है, तो उसी चीज़ को कह रहे हैं, कुफल ताले को कहते हैं। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि ज़ंजीर है या कोई भी चीज़ है, कि अगर चलिए हम ज़ंजीर का हल्का ही ले लेते हैं, कि ज़ंजीर है उसका हल्का है, एक है छोटा, उसको उस कहीं ना कहीं वो जुड़ता है, जोड़ है उसका। तो कहते हैं कि जब वो लोहा सुर्ख हो गया, आग पर पड़ा था लोहा और वो सुर्ख हो गया, तो फिर क्या हुआ, फिर वो पिघलने लगा और उसका जो मुंह था, जॉइंट था, वो खुलने लगा, तो खुलने लगे कुफलों के दहाने, यानी जो ताले पड़े हुए थे, जो जोड़ था उनका, वो खुलने लगा जब वो आग में, इतनी तेज़ आग में डाला गया, वो दहक गया। फैला हर एक जंजीर का दामन, और वो जो था हल्का, वो एक जंजीर खुल गई, जो जंजीर उसका चेन का, जंजीर का हर हल्का खुल गया बिल्कुल, जब वो बहुत तेज़ शोरे दहक रहे थे, लोहा आग पर पड़ा था और उस
आग की तपिश ने उस लोहे को पिघला दिया कि उसका जॉइंट खुलने लगा, और खुलने के बाद वो उसको फैला दिया, वो फैल गया, खुल गया बिल्कुल। यानी कि उसको, लोहे को किसी भी शक्ल में हम ढाल सकते हैं। जब वो पिघल जाता है तो फिर हम उसे किसी भी शक्ल में ढाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा जब आप एक आजमाइश से गुजरेंगे। भाई लोहा गरम किया, तपाया गया, उसे तपाने के बाद उसे किसी अच्छी शक्ल में ढाला गया। तो इसी तरह से आपके साथ अगर जुल्म और ज़्यादती हो रही है और उस जुल्म और ज़्यादती के लिए आप बोलेंगे, हद से ज़्यादा जुल्म हो रहा है आपके साथ, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको उसका हक़ नहीं मिलेगा। यानी जब तक वो जॉइंट उसका नहीं खुला लोहे का, ताले का, तब तक उसे किसी खूबसूरत शक्ल में नहीं ढाला गया। तो यही बात शायर यहाँ कहना चाहता है कि जब तक आप अपने हक़ के लिए खड़े नहीं होंगे, जब तक आप अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, बोलेंगे नहीं, आपके मुंह का ताला नहीं खुलेगा, आपकी, हालांकि सब कुछ आपके पास है, आप आज़ाद हैं बोलने के लिए, तो जब तक आपके मुंह का ताला नहीं खुलेगा तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। कहने का मकसद ये है, आज़ादी इजहार पर जोर दिया गया है इस नज़्म में। जैसे अंग्रेज़ों का, अगर हम अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ों के साथ यही था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों के साथ जुल्म कर रहे थे, बेइंतहा जुल्म कर रहे थे, और आवाम बेचारी सह रही थी, कुछ कर ही नहीं पा रही थी। अवाम हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करना चाहती थी, लेकिन उनको कोई समझाने वाला नहीं था, उनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं था, रहनुमा नहीं था। तो फिर जो रहनुमा खड़े हुए, शायर और अदीब खड़े हुए, तो इन लोगों की रहनुमाई में अवाम भी खड़ी होती गई। शायरों और अदीबों ने जो तरक्की पसंद तहरीक शुरू की थी, उसका मकसद यही था कि अपनी नज़मों के ज़रिए, अपने मज़ामीन के ज़रिए अवाम तक अपना पैगाम पहुंचाना और उनको बेदार करना, आज़ादी के लिए जोश और वलवला पैदा करना। इनकलाबी नज़में आप जानते हैं, शायर इनकलाब जोश को कहा जाता है। उसके अलावा कैफ़ी आज़मी ने इनकलाबी नज़में, कैफ़ी आज़मी की हैं, फैज़ हैं, ये शायर हमारे ऐसे हैं कि जिन्होंने आज़ादी की में एक तहरीकों में एक नई रूह फूंकी है। तो समझ में आ गई ये बात कि जब तक आप अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपने मुंह का ताला नहीं खोलेंगे, तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अगर सह रहे हैं तो जुल्म सह लीजिए। वो आपके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, आप कर लीजिए, लेकिन आप अपने हक़ के लिए बोलिए तो सही। अगर आप उनके जुल्मों से डर कर बैठ जाएंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। समझ में आ गई बात? आगे देखिए क्या कहते हैं। बोल कि थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो ज़ुबां की मौत से पहले, बोल कि सच ज़िंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। कहते हैं कि अभी तुम्हारे पास वक्त है, बहुत थोड़ा वक्त है, लेकिन है अभी तुम्हारे पास वक्त, तो तुम्हें जो कुछ बोलना है तुम बोल दो। उस चीज़ को, अपनी बात को, अपनी आवाज़ को अपने अंदर मत दबाओ, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। जिस्मो ज़ुबान की मौत से पहले, तुम्हारी ज़ुबान बंद हो जाए, तुम्हारा जिस्म किसी काम का नहीं रहे, तुम्हें मौत आ जाए, उससे पहले तुम बोल लो। ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। मौत के वक्त तुम पछताते रह जाओ कि काश उस वक्त बोल लिया होता, काश अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा ली होती। तो यहाँ शायर इसी चीज़ पर ज़ोर दे रहा है कि इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए, या कोई तुम्हारी आवाज़ बंद कर दे, या तुम पर पाबंदी लगा दे बोलने पर, तो उससे पहले तुम बोल लो अपने हक़ के लिए कि अभी सच ज़िंदा है, अभी हालात इतने ख़राब नहीं हुए हैं, अभी लोग, सच का साथ देने वाले लोग ज़िंदा हैं। देखिए, दुनिया में हक़ व बातिल और खैर व शर की जंग हमेशा से रही है।
तो हक़ व बातिल यानी सच और झूठ, खैर और शर, अच्छाई और बुराई, ठीक है। तो कहते हैं कि अभी हालात ऐसे इतने ख़राब नहीं हुए हैं मुल्क के या दुनिया में, इतने ख़राब हालात नहीं हुए हैं कि लोग सच का साथ नहीं दें। तुम एक बार बोल के तो देखो, तुम्हारे साथ लोग खड़े होंगे, सच्चाई वाले, सच्चाई का साथ देने वाले। अभी आज के दौर में अभी सच ज़िंदा है, ख़त्म नहीं हुआ है। झूठ को सच पर हावी मत होने दो, जुल्म को अपने ऊपर हावी मत करो। बोल जो कुछ कहना है कह ले, कि बोलो जो कुछ तुम कहना चाहते हो वो कहो, क्योंकि अभी सच ज़िंदा है दुनिया में, सच्चाई दुनिया में ज़िंदा है, सच का साथ देने वाले लोग मौजूद हैं अभी दुनिया में, ठीक है। इसके सवाल जवाब ज़रा देखते हैं। देखिए, इसमें यहाँ गौर करने की बात देख लीजिए पहले। ये कहते हैं इस नज़्म में इज़हार ख़याल की आज़ादी पर ज़ोर दिया गया है कि अपने ख़यालात जो भी आपके दिल में हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, उनको आप ज़ाहिर कर दीजिए, इज़हार कर दीजिए, उनका दिल में रख के मत बैठिए। दुनिया में हक़ व बातिल की जंग बराबर जारी रहती है, लेकिन दुनिया की फ़लाह के लिए, दुनिया के फ़ायदे के लिए सच का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, और वो भी है वाकई। सच को ज़िंदा रखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है और आज़ादी इज़हार की ज़रूरत होती है। कह रहे हैं सच्चाई को ज़िंदा रखने के लिए, कायम दायम रखने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। सच को दबाने के लिए सच के ख़िलाफ़ बहुत सी ताकतें अपना काम करती रहती हैं, इन्हें कुचलना ज़रूरी है और इसके लिए हक़ बात बोलते रहना लाज़मी है। अब समझ में आ गई आपको बात कि शायर बार बार बोलने पर ज़ोर दे रहा है, इज़हार ख़याल की आज़ादी पर ज़ोर दे रहा है कि आपको पूरा हक़ है अपने राय का इज़हार करने का, अपनी बात कहने का, तो आप क्यों उस हक़ से महरूम हैं, ठीक है। अच्छा, इसके सवाल देखिए, वो कौन से हालात हैं जिनके ख़िलाफ़ इंसान का बोलना ज़रूरी है? इसका जवाब आपको मिल जाएगा बहुत आराम से। उसके बाद दूसरा सवाल है कि बोलना फ़ौरी तौर पर क्यों ज़रूरी होता है? बोलना फ़ौरी तौर पर क्यों ज़रूरी होता है और इसे नहीं टाला जा सकता? क्योंकि देखिए, जब हम वक्त पर बात नहीं कहते तो हमारी बात की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। अगर एक डिस्कशन हो रहा है, एक बात चल रही है उस के ख़िलाफ़, किसी के ख़िलाफ़ या किसी के फ़ेवर में किसी बात के, और आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप उसी वक्त बोलिए। अगर आप उस वक्त नहीं बोलेंगे, उस बात को बाद में कहेंगे, तो उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी, कोई उस पर गौर नहीं करेगा, कोई उस पर ध्यान नहीं देगा। तो कहीं कहीं फ़ौरी तौर पर फ़ौरन बोलना ज़रूरी होता है। अक्सर कहा जाता है कि भाई बहस हो रही हो तो कंट्रोल कर लेना चाहिए, उसको तूल नहीं देना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, आपस में इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं। ये उस चीज़ की बात नहीं है, यहाँ जुल्म की बात हो रही है। जब जुल्म की कहीं बात होती है, किसी के साथ आप जुल्म होता देखें, कहीं पर आप देख रहे हैं कि किसी के मतलब हक़ किसी का मारा जा रहा है और उसके ताल्लुक़ से लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिए। किसी के साथ किसी का हक़ मारा जा रहा है, तो आप उस वक्त उसका साथ दीजिए, खड़े हो जाइए, बोलिए। सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों की भी मदद कीजिए, दूसरों के लिए भी बोलिए। हालांकि आज का दौर ऐसा है नहीं कि लोग दूसरों के मामलात में बोलें, दुश्मनी हो जाती है, लेकिन जिस हद तक आप मदद कर सकते हैं, जिस हद तक आप एक सच तो कह ही सकते हैं, इतना साथ तो दे ही सकते हैं किसी के साथ अगर जुल्म हो रहा है तो, ठीक है। तीसरा सवाल है, तमाम मुखालफतों के बावजूद एक चीज़ बोलने वाले के हक़ में अभी बाकी है, वो क्या है? इसका जवाब तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा और एक ही लफ्ज़ में इसका जवाब है। इसके बाद नज़्म को बुलंद आवाज़ से पढ़िए और ज़ुबानी याद कीजिए, नज़्म का ख़ुलासा अपने अल्फाज में लिखिए, ये करना है आपको। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि नज़्म के ज़रिए शायर ने आपको क्या समझाने की कोशिश की है और आप
उससे किस हद तक इत्तेफाक रखते हैं, अपने ख़यालात लिखिए। इसके साथ ही आज की हमारी ये नज़्म, हमारा ये सबक मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफ़िज़।